जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट शो ऑन देसी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा अब्बासी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कराची से मेरे को होस्ट जो कि एक बहुत वेल नोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, अली हसन। आज हम बात करने वाले हैं अपने शो में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, जो अपनी फाइनल स्टेज तक ऑलमोस्ट पहुंच गए। 20 अक्टूबर को इसका फाइनल खेला जाएगा और अभी तक की जो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान खुद तो डूबा था, लेकिन जो है जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था तो हर इंडियन जो है वो पाकिस्तान को जोरों शोर से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उम्मीदें जो हैं सबकी वो पाकिस्तान से बंधी हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाता तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने वो मैच इतना बुरा हारा कि इंडिया के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। तो अली, ये वही बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है वो इंडिया को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मजीद सिचुएशन क्या चल रही है इस वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे। पाकिस्तान के एक बहुत टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं, महाम तारिक उनका नाम है। उनको आपने देखा होगा, सुना होगा, हर जगह पे अच्छी खासी फेमस पर्सनालिटी है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम महाम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आ जाइए अपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। सबसे पहले नो तो प्रॉब्लम। महाम मुझे ये बताएं, विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तान जो कि सिर्फ 22 साल खातून है, फातिमा सना, उनको एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी जिस तरह का जिगरा उन्होंने दिखाया कि मतलब 2 दिन के अंदर अंदर वो फिर पाकिस्तान, सॉरी यूएई वापस गई और फिर उस तरह से जो है उन्होंने अपनी टीम को फिर से लीड किया और अपनी एज से बढ़कर जिसे कहते हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट डाली है। तो फातिमा सना को एज ए कैप्टन किस तरह से आप डिफाइन करेंगी यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने बोला है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और हम्म, 2 दिन के लिए वो कराची वापस आई थी और उसके बिल्कुल। बाद जो सिचुएशन चल रही थी, आई थिंक उसमें किसी के भी लिए, नॉट इवन एज अ प्लेयर, किसी भी हम्म, इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत इतना बड़ा इवेंट, वो वापस आई और फिर वापस उसने फ्लाई बैक किया दुबई। और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, इतना मेगा इवेंट है, उसमें पाकिस्तान टीम को लीड करना, तो आई थिंक जितना भी क्रेडिट दिया जाए उसको कम है। बहुत उसने हिम्मत दिखाई है और बिल्कुल भी आसान नहीं होता एक प्रेशर टूर्नामेंट में अपनी टीम को लीड करना, वो भी इस सिचुएशन में जब इतना बड़ा आपको लॉस हो जाए। तो आई थिंक बिल्कुल। उसको जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। लेकिन जहाँ तक बात रही परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान टीम की जो लास्ट मैच खेला न्यूजीलैंड से, आई थिंक वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि हमें 14 ओवर्स में वो टारगेट चेस करना था, जिसकी वजह से बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई। तो आई थिंक अगर वो माइंडसेट थोड़ा दिमाग से निकाल के बैटर्स जो है वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि बॉलिंग एज अ बॉलिंग डिपार्टमेंट आई थिंक बहुत अच्छा रोक लिया था न्यूजीलैंड की टीम को 112 पे, उन्हें जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। और ये टारगेट चेज़ हो जाता अगर दिमाग में इसका इतना प्रेशर नहीं लेते कि बिल्कुल। 14 ओवर में कंप्लीट करना है। आई थिंक सिर्फ अगर मेरिट पे खेलते। और थोड़ा बैटिंग ऑर्डर का भी इसमें मसला हम्म, आया है। जो देखा था इंडिया कि की हो ओपनर गई। जो है वो मुनीबा के साथ आलिया को भेज दिया। आई थिंक आलिया हुँ, मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा अच्छा बॉल को कनेक्ट करती है। उसके बाद वन डाउन इरम हुँ, जावेद को भेजा। तो आई थिंक ये दो मेन ऐसे प्लेयर्स थे जो अगर मिडिल ऑर्डर में ही रहते तो ज़्यादा फ़ायदा होता हुँ, पाकिस्तान टीम को। आई थिंक सही। उमैमा को टॉप ऑर्डर मुनीबा के साथ अगर भेजते तो उन दोनों की ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप लगती, क्योंकि उमैमा फिर भी नया बॉल खेल लेती है, उसे खेलना आता है नया बॉल। इरम और हुँ, आलिया वो लोग प्रॉपर हिटर्स हैं जो कि T20 में एज अ स्पेशलिस्ट मिडिल मिडिल ऑर्डर में जाके, मिडिल ओवर्स में जाके परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक ये एक दो हुँ, चेंजेस ऐसे थे जो मुझे लगता है कि नहीं करने चाहिए थे, और जिसकी वजह से सही। हमें मैच इतना इजीली हम लोग 56 ऑल आउट हो गए। तो आई थिंक ये हुँ, काफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि इस पे थोड़ा आई थिंक कोचेस को ध्यान देना चाहिए था कि बैटिंग ऑर्डर बेहतर हो सकता था। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने यहाँ पे एक मैच को समराइज़ किया, पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड का जो था। लेकिन पाकिस्तान ने जब से अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी, ओपनिंग मैच उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट इस तरह से खेलकर जीता था, जैसे हमें लगा पता नहीं कौन-सी टीम आ गई है। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक मैचेज़ हारे, इंडिया के अगेंस्ट मैच हारा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारा, न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट हारा और तीनों मैचेज़ हमने वन साइडेडली हारे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि सारे मैचेस में सेम इशू था या कोई और भी ऐसी बात थी जो लड़कियों को मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी, या फिजिकली आपको लगा कि उनकी फील्डिंग बहुत ज्यादा वीक है? बहुत सारे जगहों पे ये भी डिस्कस हो रहा था कि बैटिंग ऑर्डर में उस तरह से इनके पास क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, या कप्तानी का कोई इशू था? आप किस तरह से इसको समराइज करेंगी? जितना मैंने देखा है टीवी पे मैचेस वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो पहला मैच जीते थे, हमने काफ़ी अच्छी टोन सेट की थी। वर्ल्ड कप का पहला ही मैच जीत के उसमें तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी। आई थिंक जो मेन मसला आ रहा है वो कंसिस्टेंसी का आ रहा है कि हम लोग लगातार मैचेस हारते हैं और हम लोग कोई एक एक आधा कोई सीरीज जीतते हैं, एक आधा कोई मैच जीतते हैं, तो हम लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं। आई थिंक कंसिस्टेंसी जो होती है वो किसी भी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तीनों मैचेस हम लोग वन साइडेड हारे हैं। बिल्कुल। उसमें पैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन वही बात है, तीनों डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं थी। बैटिंग में अगर एक दो लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं तो मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, या अगर टॉप ऑर्डर आपका कोलैप्स कर रहा है तो फिर मिडल ऑर्डर भी कर रहा है, क्योंकि उस पर भी प्रेशर जा रहा है। और बॉलिंग में भी बिल्कुल। सेम चीज़ होती है कि आपको पार्टनरशिप्स लगानी पड़ती हैं। अब हम लोग आई राइट। थिंक पाकिस्तान वाहिद टीम है जो सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर से खेल रही है, तो आई थिंक हम्म। ऐसे में आपके सरप्राइजिंग। स्पिनर्स एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कभी उनका भी बुरा दिन हो सकता है। तो आई थिंक कि हम्म। एक फास्ट बॉलर पे रिलाई करना ये थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि एटलीस्ट आपके हम्म। पास ऐसे दो पेसर्स होने चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर हो या बॉलिंग ऑलराउंडर हो। हम लोग सिर्फ एक पेसर से जा रहे हो, हम लोग पूरा रिलाई कर रहे हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर। तो आई थिंक ये एक हम्म। चीज़ है, और दूसरा जो लास्ट मैच में हमने 8 से 9 कैचेस ड्रॉप किए हैं, तो आई थिंक हाँ अगर वो जी। कैचेस हम लोग पकड़ लेते तो टारगेट शायद 100 के अंदर होता, और वो ज़्यादा इजी हो एग्जैक्टली। जाता हमारे लिए चेस करना, और शायद हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। तो आई थिंक एज अ हम्म। यूनिट काफ़ी सारी चीज़ें रेक्टिफाई करनी चाहिए, लाइक गेम अवेयरनेस हो गई आपकी, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा बहुत ये जो ज्यादा। एक फास्ट बॉलर खिलाने वाला चक्कर है, आई थिंक इसको हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हम्म। अरसे से ये चीज़ चलती आ रही है कि हमारे पास ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन हम्म। हम लोग टूर्स पे फास्ट बॉलर्स लेके जाते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बेंच पे बैठे हुए नज़र आते हैं, और फिर हाँ बाद जी। में ये बोल दिया जाता है कि अभी वो रेडी नहीं है। अगर रेडी नहीं है तो फिर आप इस तरह का अपना ग्रास रूट लेवल सिस्टम रखो कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो आप अपने साथ एग्जैक्टली। आपके साथ प्लेयर्स या स्क्वाड में ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली वो हम्म। आपका बैकअप होता है जो आपके बेंच पे बैठा होता है। तो आई थिंक इस अच्छा। तरह के रीजंस देना कि वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कोई प्लेयर जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस प्लेयर के पास किस तरह आता है, जब तक वो खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट उसी तरह बिल्कुल। एक्सपीरियंस मिलता है। तो आई थिंक बिल्कुल। बैक करना चाहिए, और आई थिंक कि थोड़ा माइंडसेट चेंज करना चाहिए हमें एज अ टीम, हम्म। कि हम लोग एक फास्ट बॉलर पे रिलाई नहीं कर सकते, और हम लोग पूरी के पूरे स्पिनर्स की फौज नहीं हम्म। खिला सकते टीम में, क्योंकि दुनिया की बिल्कुल सारी टीम बिल्कुल। जो है वो अब 4-4 3-3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रही हैं, और एक वाहिद जा रही है। पाकिस्तान की टीम देखने में आती है कि वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर पर रिलाई करती है, या बहुत हुआ तो गलती से कोई 2 फास्ट बॉलर्स खिला दिए। तो काफ़ी अच्छा। सारी चीज़ें हैं जिन पे हम्म। ध्यान देना चाहिए हमें एज अ टीम, तभी हम लोग की कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी जो जीतने वाले मैचेस हैं तभी वो ज़्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अली, आप कुछ पूछें? हाँ, नहीं, एक लिहाज से बिल्कुल माहम सही कह रही है कि हमारे पास बीच में एक लेफ्ट आर्म पेसर भी आया था, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, लेकिन बिना खिलाए उसको तस्मीया साइडलाइन रुबाब। कर दिया गया। जी जी बिल्कुल तस्मीया रुबाब। तस्मीना। तो मेरी एक दफा सिलेक्टर से बात भी हुई कि यार आप उसको क्यों नहीं खिला रहे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना है, जिसने इसको नहीं खेला उसको आराम से वो टैकल कर सकती है, फंसा सकती है। लेकिन हम्म। सिलेक्टर का भी ये कहना था कि देखो मैंने तो टीम बनाकर दे दी, अब ये कोचेस पे डिपेंड करता है, कप्तान पे, कि वो लेकर जाते हैं, खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं, क्योंकि बेंच पर बैठे बैठे बहुत से प्लेयर्स के करियर ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमने 2 ओवर करा दिया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली। स्पिन बॉलर सही कह रहे हैं। मैं तो ये हैरत होती थी कि यार एट अ टाइम दो दो लेग स्पिनर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में क्यों होते थे। टूबा को खिला रहे हैं तो अरूप को बिठा दें, अरूप को खिला रहे हैं तो टूबा को बिठा दें। चले टूबा बैटिंग करना भी जानती है, 10 पॉइंट है, अच्छा खेल लेती है, बिल्कुल नो डाउट। उनके साथ जो है आप किसी और को कर लेते हैं आप। लेकिन इशू वही कि यार हमने उसी को खिलाना है। अब डियाना बेग का, जैसे मैं पहले भी जहाँ बात कर रहा था, कि ऐसा क्या उसके पास है, डियाना के पास कौन सा जादू करती है कि वो हर दफा वो इंजरी कैरी भी करती हैं, छुपाती भी हैं, टीम में आती हैं, फिर इंजर्ड होती हैं, फिर बाहर चली जाती हैं, फिर घूम फिर के फिर बाहर आती हैं। यार एक टाइम आपने गुजार लिया, आप बहुत अच्छी एथलीट हो, पास है पाकिस्तान के लिए, फुटबॉल भी खेल चुकी है नेशनल लेवल पे, सब कुछ है, लेकिन टाइम होता। अब माहम थी, माहम देखिए, सॉरी,
ये भी बाहर हुई है, इनका भी कुछ स्लॉट ढंग से नहीं बन पा रहा है कि वापस आए। तारीफ होती नहीं यार, माहम है, लेकिन माहम को मौका नहीं मिल रहा। इसी तरह एमन अनवर थी, पेसर थी, चले उनका भी टाइम था पूरा, उनको भी साइडलाइन हो गई। कायनात ऐसी बात है, वो फैमिली वाली हो गई, वो भी साइडलाइन हो गई, रिटायर हो गई। तो बारी बारी अब क्या आलिया राज मीडियम पेसर है, वरना सारा स्पिनर हमारे पास। नाशला संधू स्पिनर है, सिर्फ सादिया हमारे पास स्पिनर है, तूबा है, अरूप है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा निडा डार जो मेन वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, वो लीड करती है। लेकिन कब तक? असल कब पेसर तक? तो फातिमा है। फातिमा बेजान भी मारती है, बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, बड़ी जबरदस्त प्लेयर बन चुकी है, हार्ड हिटिंग इवन सिक्स मारना जानती है। इससे बड़ी और क्या बात होगी, एक नई लड़की जो कभी नेट्स पे बॉलिंग क्या करती थी और उसको हमेशा जो है नेट बॉलर के तौर पे लाया जाता था, वो टीम में आई, करते 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 वो आईसीसी की बेस्ट प्लेयर्स में शामिल हो गई और फिर किस्मत ने कप्तान साथ दी, बन कैप्टन बन गई। लेकिन अकेली प्लेयर फातिमा पाकिस्तान को नहीं जितवा सकती है जब तक कि और दूसरे प्लेयर साथ ना दे। कैचेस ड्रॉप हुए, माम ने बिल्कुल सही कहा कि कैचेस की वजह से काफी लड़कियां जो हैं वो परेशान हो जाती हैं कि उनकी बॉलिंग अच्छी होती है, लेकिन जब विकेट्स ना मिले तो फिर आगे से मैनेजमेंट कहती है आपकी दो विकेट हासिल नहीं कर पाई आप, तो आपको हम क्यों आगे दोबारा सेकंड मैच में चांस दें। तो आप तो विकेट टेकर तो बने। हर हम सिर्फ यही समझते हैं माइंड सेट में कि हमें सिर्फ बोल्ड करना है, एलबीडब्ल्यू करना है, तो ये हमारे विकेट्स होंगे। कैच ड्रॉप हो रहे हैं तो ये काउंट नहीं करेगा, इसकी बदौलत एक कैच हमें मौका मिला पकड़ने का, लेकिन हम इसको ड्रॉप कर दिया। तो मुझे तो अभी ये लगा कि अभी भी प्रैक्टिकली पाकिस्तान टीम में चल रहे थे कि कॉम्बिनेशन अप एंड डाउन करते रहो ताकि करके। देखो ऑस्ट्रेलिया सबके सब जो है फास्ट विकेट पे खेलने वाले लोग हैं, न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड को गालिबन हमने हराया भी है, शायद मैं सोचता मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं। श्रीलंका को हराया, जो चमारी अतापतु जो कि सबसे खतरनाक तरीन बैटर है, उसको हमने फंसा के जल्दी आउट किया, इससे बड़ी अचीवमेंट थी। ऐसे वरना तो आधी टीम को अगर आउट ही किया। एग्जैक्टली चमारी को आप सामने खेलते हुए देख लें लाइव में, आप बोलेंगे भाई ये तो बहुत खतरनाक बैटर है, इतने प्यार से छक्के मारती है, तो दूसरों के तो होश ठिकाने नहीं रहते कि भाई बैटर बॉलर बोलता है यार ये कौन सामने खड़ा हुआ है। लेकिन सही हमने बात अच्छा है। किया, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं थी, जैसे मोहम्मद ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास ऐसे कोचेज जो है, मोहम्मद वसीम अपने टाइम के ओपनर बैटर थे टेस्ट के, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग के थे, फिर जुनैद खान फास्ट पेसर थे, तो सब मिलके काम तो नेट्स पे करते हुए दिखा देते, कि रिजल्ट जो देना है वो तो प्लेयर्स ने देना है। अब वो शायद स्ट्रेटेजी उनकी सही नहीं होती कि भाई किस टाइम क्या करना है, वरना सम टाइम वो नंबर्स बदलते रहते हैं कि भाई ये 4 नंबर, ये 14 नंबर, मैं भी समझ में नहीं आती ये होता क्या है। तो कुछ कोड्स होते हैं भाई इस टाइम ऐसी बॉलिंग करनी है, इस टाइम इसको लेकर आना है, लेकिन फिर क्या रिजल्ट आता है वही सिफर हुआ। कंटिन्यू हम हारते हुए आ रहे हैं, लेकिन एंड में मैम फिर वही बात आपसे पूछना चाहूंगा, कब तक हम माजी की कामयाबी पर गुजर करते रहेंगे कि यार हमने तो उनके खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हम अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कोई पास्ट प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात नहीं करता कि यार हमने आज क्या किया और कल क्या करने जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि हमारा माइंडसेट पास्ट से लेकर अभी तक के एक जैसे दिखाई देता है कि हमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। आप एज अ प्लेयर बताइए, तो आप खुद पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करती रही हैं, तो ये नफ्सियात क्या बन गई है हमारी टीम की मैनेजमेंट की? देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि पास की जो परफॉर्मेंसेस है ना, आप अगर एक स्पोर्ट खेल रहे हैं तो अगर आपने 50 मैच खेले हैं ना, और अगर आप पास में आपने जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं या अगर आप कोई मैच जीते हैं, तो आप उसको अपने साथ लेके नहीं चल सकते कि हम लोग जी पहले हमने कोई 50 में से कोई 15 मैचेस जीते थे, तो आप उसको एज अ बैकअप अपना आप डिफेंड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब जो वुमेन्स क्रिकेट चल रही है वो बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है? अब टीमें जो है वो प्लान कर रही है कि हमने जीतना कैसे है। तो आई थिंक हम लोग शायद अभी भी कहीं न कहीं स्टक हैं पुराने माइंडसेट में। हम लोग अगर 10 में से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 मैचेस भी जीत जाते हैं, तो हम लोग इतना सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि भई हमने वो 2 मैचेस जीत लिए हैं, और हम लोग शायद रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर जब तक ये माइंडसेट रहेगा, और आई थिंक इंडिविजुअली अपने अंदर से निकलना पड़ेगा, और एज़ अ टीम हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्लैरिटी की जहाँ तक आपने बात की है, आई मीन कुछ प्लेयर्स के अलावा सिर्फ़ वो प्लेयर्स जो काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं, उनके अलावा किसी को ये भी नहीं पता कि अगर एक लड़की अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, उसे ये नहीं पता कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद नज़र आएगी भी या नहीं आएगी टीम में। तो जब प्लेयर्स के दिमाग में एक डर रहता है कि इनसिक्योरिटी। मुझे नहीं पता कि मैंने रहना है या नहीं रहना, भले मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँ या मैं बुरा परफ़ॉर्म करूँ। तो आई थिंक इस तरह से परफ़ॉर्मेंसेज़ निकलवाई नहीं जा सकती है। प प्लेयर से परफ़ॉर्मेंस निकलवाने का काम होता है सबसे पहले कोच का। आप एक एग्जैक्टली। प्लान देते हो, आप अकॉर्डिंग टू द प्लान उस तरह से प्रैक्टिस करते हो, और आप बोलते हो कि भाई आपके पास
फॉर एग्जांपल 9 मैचेस हैं, ये 9 के 9 मैचेस आपको मिलेंगे, ये 2 सीरीज हैं, आपको 2 की 2 सीरीज मिलेंगी, उसमें आपने परफॉर्मेंस दी तो ठीक है, वरना आप काम करो अपने स्किल्स पे, ये क्राइटेरिया है, ये जो है आपसे टीम रिक्वायर्ड है, आपका ये रोल है टीम में। क्योंकि हमें अब देखें इतना टाइम खेलते हुए हो गया है कि अब हम लोग ये रीज़न बार-बार नहीं दे सकते कि हम लोग सीख रहे हैं या हमने एक एग्जैक्टली। सीरीज़ हार ली है, तो हम लोग फिर मीडिया को ये जवाब देते हैं कि लड़कियां अभी सीख रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, या हम लोग ने सीरीज से बहुत कुछ सीखा। भाई सीरीज अगर होती है, मैचेस आपके होते हैं ना इंटरनेशनल, तो वो आप सीखने के लिए नहीं खेलते, या आप किसी एग्जैक्टली। टीम के पास अगर खेलने जा रहे हो, आप compete कर रहे हो, आप सीखने नहीं जा रहे हो। अगर आप हारे हो एक सीरीज, आप अपनी गलतियां रेक्टिफाई करो, आप उन पे काम करो और उसके बाद आप जीत के मैचेस दो। आप आपसे एग्जैक्टली। रिजल्ट मांग रहा है। अगर आप पे इतना इन्वेस्ट हो रहा है, स्पेशली उन प्लेयर्स पे जो कि लकी है, उन्हें बार बार चांसेस मिल रहे हैं, और चांसेस इतने मिल रहे हैं कि वो चांस चांस में 70-80 इंटरनेशनल मैचेस खेल गई हैं, तो भाई उनका काम बनता है कि वो फिर परफॉर्मेंस भी ऐसी दे ना जिससे टीम जीत रही है। वरना फिर एग्जैक्टली। जितने इंटरनेशनल मैचेस उन लड़कियों को मिले हैं, तो फिर जो बाकी डोमेस्टिक की लड़कियां हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, तो उनकी क्या गलती है? अगर आप 70-80 मैचेस एक ऐसे प्लेयर को दे सकते हो इंटरनेशनली जिनका अभी भी एवरेज जो है वो 20 के अंदर है या 12-13 का एवरेज है, तो यार आप फिर 20 से 30 इंटरनेशनल मैचेस किसी और लड़की को भी दे सकते हो, क्या पता वो ऐसी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर ले बिल्कुल। जिससे टीम को फायदा हो। मतलब तो मैं जहाँ किसी पे को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही, लेकिन टीमें ऐसे नहीं जीतती है। अगर आप देख रहे हैं कि आप कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हो और वो प्लेयर्स आपके फेल हो रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप फिर बेहतर है उन्हें चांस देने के बजाय आप किसी ऐसे प्लेयर को चांस दो जो कि आपको मैचेस जितवा के दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये बिल्कुल भी सही इसी कह रही तरह हैं आप। चलता रहेगा तो आप भले 200 मैचेस भी आप इंटरनेशनली एक प्लेयर पे आप इन्वेस्ट करते रहो 10 साल तक, वो नहीं देगा, और जो एक प्रोडक्ट आपका बैठा हुआ है उसका टाइम ज़ाया होता रहेगा, तो टीम भी नहीं बिल्कुल। जीत रही, टैलेंट भी ज़ाया हो रहा है और आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो आई डोंट नो कि क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट है, है। लेकिन हमारे पास बैकअप नहीं है, क्योंकि बैकअप पे काम नहीं हो रहा उस तरह से। जिन नहीं हो प्लेयर्स रहा। पे काम होना चाहिए, जिन प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस लेवल पे नहीं लाया जा रहा, उस लाइमलाइट में नहीं लाया जा रहा, तो वो किस तरह परफॉर्म करें? अब एक प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है और वो अच्छा प्लेयर है, तो भाई वो बेंच पे बैठे बैठे तो परफॉर्म नहीं कर सकता ना। आप नहीं जब कर तक सकते। उसे ग्राउंड में चांस नहीं दोगे या आप उसे कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, तो वो किस तरह परफॉर्म करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ये तो। एक चीज, ये एक फैक्टर नहीं है, ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी वाहिद टीम है जो अभी तक स्टक है, वहीं पे स्टक है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम लोग के कोचिंग स्टाफ 1000 दफा चेंज हुए हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी 1000 दफा चेंज हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे रिजल्ट्स वैसे ही हैं। तो अब वैसे कोई ही। तो वजह है ना कि रिजल्ट्स वैसे ही हैं। तो आई थिंक कि बिल्कुल सही कहा। इस पे काम होने वाला है काफी। अली यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि मेंस क्रिकेट टीम की बात हो रही है, क्योंकि चाहे मेंस क्रिकेट टीम उठाकर देख लें या विमेंस टीम उठाकर देख लें, दोनों हर तरीके से हर तरफ से खसारे में जा रही हैं, और मसाइल भी जो है एक जैसे ही हैं, क्योंकि हमने देखिए मेंस में भी वुमेन्स ये टीम में मसाइल। भी थोड़ा सा लॉबी सिस्टम है, वुमेन्स टीम में भी लॉबी बिल्कुल। सिस्टम है, लेकिन मेंस टीम की तरह खुल के सामने नहीं आ पाता। बिल्कुल नहीं आ माम ने सही पाता। कहा कि लाख चेहरे आपने बदल लिए सिलेक्शन के, मैनेजमेंट के, लेकिन प्लेयर्स तो वही के वही पुराने हैं ना। अब एक खास तबका बिल्कुल। बैठता है कि यार हमने खेलना है, हमारे सर्किल का जो प्लेयर है वही चलेगा। अच्छा मैं अपने से एक आखिरी सवाल करूंगा, फिर लाइबा जितने चाहे सवाल करें आप ना चाहें तो। अच्छा मुझे इसे बताएं कि डर और खौफ जो दिलों में और दिमाग में बसा हुआ वुमेन्स प्लेयर के भी, ये हारेंगे तो जाहिर सी बात है फिर जगह भी जा सकती है पोजीशन परफॉर्मेंस ना होने की वजह से। तो क्या हम इस चीज से निकल सकते हैं, या ये चीज हमें भी खा रही है वुमेन्स प्लेयर, क्योंकि हार का डर और जगह का जाने का डर दोनों खा जाता है प्लेयर प्लेयर को, फिर दोबारा फिर वो रिबिल्ड नहीं हो पाते। ये बात है सही या नहीं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अभी मेंशन किया है कि कुछ प्लेयर्स को छोड़ के ये हर प्लेयर में ये डर है कि मैं कभी भी टीम से, मतलब वो प्लेयर बाहर हो सकता है। और आई थिंक यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने अंडर परफॉर्मर्स इतनी सारी प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक खेल रही हैं टीम में, उन्हें बार बार चांसेस मिले जा रहे हैं।
तो कुछ प्लेयर्स को बिल्कुल भी डर नहीं है, और कुछ प्लेयर जो परफॉर्म करके वापस आती हैं वो फिर बाहर हो जाती हैं, वो फिर परफॉर्म करके वापस आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी वही प्लेयर्स बाहर होते हैं जो आपके डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करके टीम में आते हैं, और वो प्लेयर्स फिर भी टीम में रहते हैं जो डोमेस्टिक में भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं करते, लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ चांसेस अगेन एंड अगेन। तो आई थिंक ये अनफेयर है। अगर आप चांस दे रहे हो तो भाई आप परफॉर्मर को भी इक्वली चांस दो, ताकि वो अपना इंटरनेशनली करियर एक्सपेंड तो करे, उसमें कॉन्फिडेंस तो आए। तो आई थिंक ये जब तक अनफेयर चीज़ें रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हमारी टीम जो है वो स्ट्रगल करती रहेगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, यहाँ पे महम मैं आपसे अपना आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि चाहे अली टॉप रन स्कोरर उठा के देख लें, टॉप विकेट टेकर उठा के देख लें, टॉप मोस्ट कैचेस उठा के देख लें, टॉप मोस्ट हाफ सेंचुरी या टॉप मोस्ट हंड्रेड्स, किसी में भी, किसी लिस्ट में भी पाकिस्तानी किसी भी प्लेयर का नाम नहीं है, तो उसको मैं क्या ही डिस्कस करूं। लेकिन मैं आपसे एक बड़ा मेन सा सवाल करूंगी जो हर कोई सुनना चाहता है एक फीमेल क्रिकेटर के मुंह से, और वो ये है कि ये विमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल कौन सी टीम जीत रही है? आपको क्या लगता है कि सबसे तगड़ी टीम यहाँ पे कौन सी है टू सील द टाइटल, और कोई टीम में ऐसा विनर है जो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को टाइटल जितवा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जो अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें जितनी भी टीम्स हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बिल्कुल ही अलग नज़र आ रही है। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो T20 फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑन डे जिसने बेहतर क्रिकेट खेली वो जीत सकता है, क्योंकि T20 में कब कहाँ पे बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में चेंज हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन आई थिंक जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम नज़र आ रही है उसमें ये है कि कोई एक या दो प्लेयर्स नहीं है जो आपको मैच जितवा के दे, उनके 11 के 11 ऐसे प्लेयर्स हैं, इवन जो उनके बेंच पे प्लेयर्स हैं वो सारे केपेबल हैं कि वो लाइक मैच विनर्स हैं, वो मैच जितवा सकते हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम हॉट फेवरेट चल रही है, और मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं ये। मैं भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाऊंगी। अली, आप किस टीम के साथ जाएंगे? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कंडीशंस के लिहाज से अपना अंदाज बदला है खेलने का। स्पिन भी उनका बड़ा अच्छा चल रहा है, बैटर्स तो खैर उनकी होती है जबरदस्त, फील्डिंग तो क्या बात है उनकी, बॉलर्स में पेसर भी उनके अच्छे होते हैं। तो उनके पास एक्चुअल जो है ना स्टार्स भी मौजूद हैं जो बाकी परफॉर्म करना जानते हैं, जैसे एलिस पेरी की बात कर लें और दीगर प्लेयर्स हैं। तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया को ही दूंगा कि भाई ये टीम जीतेगी। चलें, ठीक है, ठीक है। Tani ji, thank you so much, Baham, once थैंक again for यू। joining us today in the show. Thank you so much. This is Lava Basi along with Ali Hassan signing off.